अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग और आज इसका हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे तमाम चीज़ों का रिव्यू दिया गया है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। हमने 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े थे, अकाउंटिंग सिस्टम्स पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है डबल एंट्री सिस्टम, सेकेंड हमारे पास था कैश सिस्टम और थर्ड था सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात की जाए तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं ड्यूल इफेक्ट की, जिसके अंदर हमारे पास डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे दोनों साइड्स पे हमारा किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास था कैश सिस्टम, और कैश सिस्टम के अंदर हम अगर बात करें तो इसमें हम तमाम वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी कैश बेसिस पे होती थी, चाहे वो कैश पेमेंट्स हो या रिसिप्ट्स हो, उन तमाम चीज़ों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा कैश सिस्टम कहलाता है। इसके बाद थर्ड हमारे पास था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, और इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि ये कॉम्बिनेशन होता है डबल एंट्री सिस्टम और कैश सिस्टम का। इसमें हम दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है आपकी बुक के अंदर डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर इन दोनों के डिफरेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस दिए गए हैं, और उसमें सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है मीनिंग के लिहाज से डिफरेंस। दोनों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी हाथ पे हमारे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कंप्लीट सिस्टम होता है और उसके अंदर तमाम हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है चीज़ों की, ट्रांजैक्शंस की, और उसके साथ साथ हम रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं कि कौन सा क्या अकाउंट है, उसका तमाम हेड्स के अंदर हम इनको लेके आ रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये बेस नहीं करता ड्यूअलिटी के ऊपर, यानी कि इसके अंदर सिंगल एंट्रीज हो रही होती हैं, ड्यूल नेचर अकाउंट्स नहीं इसमें सजेस्ट किए जाते। जबकि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को देखें तो वहाँ पे ड्यूल नेचर अकाउंट होते हैं, हमारे पास किसी भी ट्रांजैक्शंस का दो तरीके से फ़र्क पड़ता है, उसको दिखाया जा रहा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है अकाउंट्स की डिटेल्स के हवाले से कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स डेटर्स के और क्रेडिटर्स के और कैश बुक को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जबकि अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात की जाए तो उसके अंदर तमाम पर्सनल अकाउंट्स, तमाम रियल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट्स, हर तरह की डिटेल्स हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस का फ़र्क आता है दोनों के अंदर। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्ड या ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी को हम चेक नहीं कर सकते कि हमारा डाटा कितना एक्यूरेट है। लेकिन अगर बात की जाए डबल एंट्री सिस्टम की तो इसके अंदर क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, इसलिए डाटा की एक्यूरेसी को चेक करना हमारे लिए आसान होता है। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन दोनों के अंदर प्रॉफिट और लॉस के हवाले से। हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने प्रॉफिट या लॉस का ट्रू अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट है, वो मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर बात करी जाए डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं और तमाम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, इस वजह से इसके अंदर असल प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है बिजनेस को, उसको मालूम करना हमारे लिए आसान होता है और मुमकिन हो पाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है फाइनेंशियल पोजीशन का। हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते रियल अकाउंट्स को सिवाय कैश बुक के। ठीक है, इस वजह से हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की मालूम नहीं कर पाते। लेकिन अगर बात की जाए डबल एंट्री सिस्टम की तो वहाँ पे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन को हम जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस आता है सूटेबिलिटी के हवाले से कि कौन से बिज़नेस को सूटेबल है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो सजेस्ट किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो है वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन अगर आपका बिज़नेस बड़े पैमाने पे फैला हुआ है तो वहाँ पे आपके लिए डबल एंट्री सिस्टम जो है वो सूटेबल होगा, क्योंकि जितना बड़ा बिज़नेस होगा उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी और उतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे, और उनकी रिकॉर्ड्स रिपोर्टिंग को मेंटेन रखने के लिए, बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन को मालूम करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम सही रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है टैक्स पर्पस के हवाले से। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स।
ठीक है, यानी कि हमने टैक्स की अगर मालूम करना है तो उसके अंदर ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए डबल एंट्री सिस्टम की, तो इसके अंदर क्योंकि हमारे पास तकरीबन तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद होती हैं, प्रॉफिट और लॉस की असल पिक्चर मौजूद होती है, ट्रू अमाउंट मौजूद होती है, तो वहाँ पे टैक्स की असेसमेंट आसान होती है। इसी वजह से डबल एंट्री सिस्टम जो है ये एक्सेप्टेबल भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक दिया गया है बुक के अंदर, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास 5 फीचर्स आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के, जिसके अंदर सबसे पहले बात की जाती है नो फिक्स रूल। सेकेंड होता है हमारे पास इनकम्प्लीट सिस्टम। थर्ड कैश बुक। फोर्थ है पर्सनल अकाउंट। और फिफ्थ आता है वेरिएशंस इन एप्लीकेशन। इन सब में अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट जो हमारे पास फीचर दिया गया है उसमें कहा गया है नो फिक्स रूल। ठीक है, ये इसका फीचर है कि हम यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए अंदर कोई फिक्स रूल तय करके नहीं चलते जिसके हिसाब से हमें अपनी तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो। सेकंड, ये इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। थर्ड, हमारे पास कैश बुक हमारे पास मौजूद होती है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है, वहाँ पे हमारे सिंगल तमाम हमें कैश जो कैश रिसिप्ट्स हैं और कैश पेमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड ईजीली अवेलेबल होता है। और फोर्थ हमारे पास होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स हमारे पास जितने भी डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके हवाले से हमने कितनी क्रेडिट सेल्स करी या हमने क्रेडिट परचेजेस करी, ये सब चीज़ें हमें एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम की इजीली अवेलेबल होती हैं। फिर फिफ्थ फीचर्स का होता है वेरिएशंस इन एप्लीकेशन। हम सिंगल एंट्री सिस्टम को हर बिज़नेस के लिए एक तरह से लेके नहीं चल सकते, हर बिज़नेस के ऊपर ये अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें फर्स्ट हमारे पास है सिंपल एंड ईजी। सेकेंड, इकोनॉमिकल, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम बनाना, उसको करना आसान होता है, सादा होता है, इकोनॉमिकल पड़ता है हमें। थर्ड, इसके अंदर है ईजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट। इसके अंदर प्रॉफिट को, अपने मुनाफे को कैलकुलेट करना आसान होता है और सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या इसके नुकसानात हैं हमारे पास? तो सबसे पहले इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहला नुकसान है ये अनसाइंटिफिक होता है और अनसिस्टमेटिक होता है, क्योंकि कोई रूल नहीं होता इसके अंदर फिक्स रूल, इस वजह से अनसिस्टमेटिक हो जाता है। दूसरा, इसमें इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं होते। थर्ड, इसके अंदर लैक ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बन रहा होता तो एक्यूरेसी हम चेक नहीं कर पा रहे होते। फिर डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस, हम असल कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें हुआ उसको हम असल वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते। फिर डज नॉट रिफ्लेक्ट टू फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम नहीं जान सकते, ये एक नुकसान है। फिर फ्रॉड्स एंड एरर्स, इसके अंदर क्योंकि हमारे पास तमाम एक्यूरेसी नहीं मौजूद होती तो फ्रॉड और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर लास्ट इसके अंदर आता है अनएक्सेप्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, क्योंकि अभी आपने पीछे भी देखा फीचर के अंदर डिफरेंसेस के अंदर आया था कि अनएक्सेप्टेबल होता है ये टैक्स पर्पस के लिए, तो ये इसका एक नुकसान बन गया। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हम किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं जब हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम मौजूद हो। इसके अंदर दो तरह के हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखा जाता है बैलेंस शीट का, फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें फिक्स असेट्स, दूसरा हमारे पास करंट असेट्स हमें रिक्वायर होते हैं जो कि हम यहाँ से सिंगल एंट्री से लेते हैं, और लाइबिलिटीज़, हर तरह की लाइबिलिटीज़ चाहिए होती हैं हमें। कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर, जो हमारा ओनर है उसने क्या क्या चीज़ें विदड्रॉ करी उनकी डिटेल्स, प्रॉफिट मेड और लॉस सफर्ड, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये सब रिकॉर्ड्स हमें चाहिए होते हैं जब हम प्रिपेयर कर रहे होती हैं अपनी बैलेंस शीट। नेक्स्ट हम फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसके लिए हमारे पास जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से चीज़ें दरकार होती हैं उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है डिटर्मिनिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है ये आप लोग फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं। इसके लिए हमें ओपनिंग स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमने जो ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी उनकी ज़रूरत पड़ती है, फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे आए उनकी रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा वो रिकॉर्ड चाहिए, और हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या सेल्स करी। फॉर डिटर्मिनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट
हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इसको डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें दरकार होती हैं, जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमें क्या क्या अखराजात हुए उनका रिकॉर्ड। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि हमने इसको चलाने के लिए क्या क्या अखराजात किए, वो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। फिर फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमें चाहिए होता है एप्रोप्रिएशन एंड प्रोविजंस। ये सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए चाहिए होती हैं। और इस हेड के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कि हमें कितना टैक्सेस भरने हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, यानी कि जो कुछ भी हमें प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना परसेंटेज हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट को मालूम कर सकते हैं। उसके हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नेक्स्ट है कन्वर्जन मेथड, जिसको हम एक सिंगल एंट्री भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की अगर बात की जाए, द प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। इस मेथड को हम प्योर सिंगल एंट्री भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड। अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास द प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैन बी एस्टिमेटेड, इसके अंदर हम एक ख़ास पीरियड के का दौरान का जो प्रॉफिट है उसको हम एक एस्टिमेट लगाते हैं और उसमें हम कर क्या रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं नेट वर्थ, उसकी कितनी टोटल वर्थ होनी चाहिए बिज़नेस की। शुरुआत में जब बिज़नेस हमने स्टार्ट किया था तब क्या वर्थ थी बिज़नेस की, और जो बिगनिंग हो गया ये उसके बाद फिर लास्ट में आके एंड ऑफ द ईयर हमारे बिज़नेस की क्या वर्थ है। इन दोनों रिजल्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ तमाम रिकॉर्ड जो आ रहे होते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर आ रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के दो और नाम हैं जिसको हम कहते हैं प्योर सिंगल एंट्री मेथड या फिर इसको हम नेट वर्थ मेथड भी कह सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि आपकी ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपके लिए एक MCQs का काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड आता है जो हम प्रॉफिट मालूम करने के लिए कर रहे होते हैं और ये चीज़ कहलाती है कन्वर्जन मेथड। इसको हम मिक्स सिंगल एंट्री भी कहते हैं, लेकिन ये मेथड जो है आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे स्किप करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है वो है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहला डिफरेंस जो है ये हमारा इसमें आता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम लेजर अकाउंट्स। बैलेंस शीट को हम लेजर अकाउंट्स के बेसिस पे बना रहे होते हैं, जो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था टी अकाउंट्स वगैरह के मद में। और अगर बात करें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तो ये हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं सम लेजर अकाउंट्स एंड एस्टिमेट्स। ठीक है, इसमें हम एस्टिमेशन का काम भी यहाँ पे हमारा आ रहा होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है ये पर्पस के हवाले से होता है हमारे पास, और बैलेंस शीट का पर्पस ये होता है कि हम मालूम कर सकें फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तो इसका पर्पस होता है कैपिटल को फाइंड आउट करना कि हमारा सरमाया कितना है। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस होता है ओमिशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ओमिशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज़ कैन ईजीली बी फाउंड। हमने कोई भी चीज़ मिस कर दी है अगर अपने पास एंट्री करने से तो उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि क्या चीज़ ओमिट हो गई हमसे असेट्स में या फिर लायबिलिटीज़ की साइड पे। जबकि अगर बात की जाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रेस आउट करना कि हमने कौन सा असेट या कौन सी लायबिलिटी जो है अपने रिकॉर्ड्स में से मिस कर दी है। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस होता है फाइनेंशियल पोजीशन का। बैलेंस शीट के अंदर हमें एक्चुअल जो उसकी कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो बताई जा रही होती है, लेकिन अगर बात की जाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन के ज़रिए जो है फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम कर सकते हैं अपने बिजनेस की। नेक्स्ट डिफरेंस उसमें होता है प्रूफ इन कोर्ट के हवाले से कि कोर्ट जो है डज नॉट एक्सेप्ट इट एज अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि प्रूफ जो हमारे पास अगर कभी रिक्वायर्ड होगा कोर्ट वगैरह के अंदर तो इसको बैलेंस शीट को एज अ प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करता कोर्ट। ठीक है, देयर इज़ अ चांस ऑफ रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, क्योंकि हो सकता है हमने रॉन्ग एस्टिमेशन लगाई हुई हो अपने एसेट्स की या लायबिलिटीज़ की। जबकि अगर बात की जाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तो वहाँ पे कोर्ट एक्सेप्ट करता है बैलेंस शीट एज अ प्रूफ ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस आता है कैपिटल अकाउंट के हवाले से। कैपिटल इज टेकन फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट मेंटेन इन द लेजर। जबकि अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तो कैपिटल इज नॉट मेंटेन्ड,
कैपिटल को मेंटेन नहीं कर रहे होते। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज ट्रीटेड एज कैपिटल। लास्ट इसका डिफरेंस होता है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। जब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर कर रहे होते हैं, उससे गुजर रहे होते हैं, तो वो हमारा बैलेंस शीट का फाइनल स्टेज कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ नॉट प्रिपेयर एट द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, इट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये था हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपने सवालात कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी अपने तमाम सवालात को लिख कर पूछ सकते हैं, और इस ईमेल एड्रेस पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।